यूनियन बजट पेश हो गया, पढ़ लिया, समझ लिया, डाउट्स हैं? चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आसान भाषा में इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। इस जर्नी में हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहिएगा ताकि आप कुछ मिस आउट ना कर पाए। देखिए बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कौन है? हम ही से, हमारे द्वारा, हमारे लिए। तो गवर्नमेंट कौन हुई? हम ही हुए। अब गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंसेस किसके हुए? हमारे ही हुए। तो गवर्नमेंट को अगर कुछ एक्सपेंसेस करने हैं तो वो खर्चे कहाँ से आएंगे? हम ही देंगे। हम में से कौन कौन देगा? कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? आइए जरा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल्स और कंपनीज टैक्स पे करेंगे, उसके अलावा जीएसटी, उसके अलावा जो कंपनीज हमारी हैं, गवर्नमेंट की हैं, वो हमारे को डिविडेंड्स, कुछ और फॉर्म में अर्निंग्स वो देंगी। उसके अलावा जो कुछ कंपनीज में हम अपना स्टेक ऑफलोड करेंगे या बेचेंगे तो उससे जो प्रोसीड्स आएंगे वो भी हम ही को मिलेंगे। अब ये सारे पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा? सोचिए, ये सब पैसे का इस्तेमाल होगा गवर्नमेंट के खर्चे करने में, यानी कि हमारे खर्चे करने में। अब ज़रा एक अजम्पशन करिए कि आप मार्केट गए, आपने जाके कुछ सामान पूछा दुकानदार से, उसने आपसे ये पूछा कि आपका बजट क्या है। बस ऐसे ही गवर्नमेंट का भी बजट होता है जो अभी पेश हुआ है। अब बजट में क्या होता है? गवर्नमेंट के जो आने वाले वर्ष में एक्सपेंसेस होने वाले हैं उनको लिस्ट डाउन किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि उन एक्सपेंसेस को कैसे मीट किया जाएगा, कौन सा मेंबर या कौन सा सेगमेंट उन खर्चों को पे करेगा और कितना पे करेगा। अब जब ये सब देख लिया, उसके बाद कुछ गैप अगर रह गया कमाई और खर्चे में, ये जो गैप है कमाई और खर्चे का, इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इसको कैसे पूरा किया जाएगा? तो उसके लिए उधार लिया जाएगा, बोरोइंग करी जाएगी। बोरोइंग किससे की जाती है? वो भी हम ही से की जाएगी, चाहे हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में पे करें या फिर हम किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू उधार दें। तो अब गवर्नमेंट के पास अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ गया। जो पैसा कमाई और खर्चे का गैप बना उसको फंड करने के लिए उधार ले लिया। तो अब हमने ये समझ लिया कि जो गवर्नमेंट के कमाई और खर्चे का जो गैप होता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब ये फिस्कल डेफिसिट काफ़ी समय से, पिछले स्पेशली कोरोना के बाद से, गवर्नमेंट के निरंतर प्रयासों से कम होता गया है। एवरी ईयर कम होता गया है और इस साल ये 4.9% पे एस्टिमेटेड था, मगर ऐसा लग रहा है कि हम इसको 4.8% पे ख़त्म कर पाएंगे। और नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये 4.5% से नीचे आ पाएगा। देखा, तो अब हमने नए नज़रिए से जब बजट को देखना, पढ़ना, समझना शुरू किया तो हमको पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये समझ में आया कि बजट में सिर्फ इनकम टैक्स में छूट ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, और भी बड़े मुद्दे हैं जिनको हमारे लिए समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हम इनकम टैक्स वाले मुद्दे को भी टच करेंगे, बट पहले थोड़ी बेसिक बातें समझना ज़रूरी है। अब हमने गवर्नमेंट समझ लिया, इनकम एक्सपेंस समझ लिया, फिस्कल डेफिसिट समझ लिया, फिस्कल कंसोलिडेशन समझ लिया। आइए समझते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन होता कैसे है। देखिए, दो ही तरीके से फिस्कल कंसोलिडेशन हो सकता है। नंबर 1, हम अपने खर्चों को ज़रूरी और गैर ज़रूरी में डिवाइड कर पाएँ और जो गैर ज़रूरी हैं उनको कम कर पाएँ या ख़त्म कर पाएँ। और दूसरा तरीका हो सकता है कि हम अपने इनकम को बढ़ाएं अलग अलग सोर्सेज से। गवर्नमेंट की इनकम टैक्सेस से होती है, इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, जीएसटी से, डिविडेंड से, इंटरेस्ट से, बाय सेल ऑफ एनी एसेट, जैसे कि जो पीएसयूज हैं उनमें अगर गवर्नमेंट का स्टेक है तो जब वो पीएसयूज के शेयर्स बेचते हैं
इस तरह से गवर्नमेंट को रिसीट्स आती हैं। अब गवर्नमेंट ने ये जो कंसोलिडेशन अचीव किया है, जिसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन कह रहे हैं, ये दोनों ही वजह से किया है। मीनिंग गैर ज़रूरी खर्चे भी काटे हैं और इनकम्स भी बढ़ाई। तो अब हमने गवर्नमेंट की इनकम समझ ली, गवर्नमेंट समझ लिया, एक्सपेंसेस समझ लिया, फिस्कल डेफिसिट समझ लिया। आइए थोड़ा सा अब आने वाला वर्ष फाइनेंशियल ईयर FY26 के लिए ये नंबर्स कैसे नज़र आते हैं, वो नंबर्स देख लेते हैं इस बजट में क्या आए हैं। तो हमने जैसे शुरू में डिस्कस किया था कि पहले एक्सपेंसेस देखे जाते हैं कि कितने करेंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस फाइनेंस मिनिस्टर ने जो लिखे हैं वो हैं एक्सपेक्टेड 50.6 लाख करोड़। अब ये देख लेते हैं कि इसमें टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट को कितना आएगा। तो टैक्स, जिसमें कि कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि RBI से डिविडेंड्स आ गए या प्रॉफिट्स आ गए, या कोई PSU से जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है वहाँ से डिविडेंड्स आ गए, या फिर कोई डिसइन्वेस्टमेंट करी गवर्नमेंट ने, वहाँ से पैसा मिला। तो वो सब मिला के जो टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू गवर्नमेंट को है वो है करीब 34.9 लाख करोड़, जिसको आप 35 लाख करोड़ समझ सकते हैं। तो अब जब हम 50.6 लाख करोड़ में से 35 लाख करोड़ हटाएंगे तो करीब करीब 15 लाख करोड़, यानी कि जो एक्चुअल नंबर है वो 15.69 लाख करोड़ है, उतना फिस्कल डेफिसिट आ गया। अब इस फिस्कल डेफिसिट को GDP के अगेंस्ट देखा जाता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अगेंस्ट। तो अगर हम देखें 3,56,000 लाख करोड़ या 57 लाख करोड़ आंका गया है GDP, तो अगर उसका एक परसेंटेज निकाला जाए तो ये करीब करीब 4.4% ऑफ GDP बैठता है। तो आइए अब ये समझ लेते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस लिस्ट डाउन किया है उसमें से कौन से सेक्टर्स को कितना वेटेज दिया है। ये समझाने के लिए हमारे साथ मिस्टर नितिन जैन जुड़ रहे हैं, जो कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 2 दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं, और इनका एक्सपीरियंस जो है वो स्ट्रैटेजी, बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंस एंड प्लानिंग और बहुत सारे सेक्टर्स में इन्होंने काम किया है, जैसे कि टेलीकॉम, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आइए जल्दी से सुन लेते हैं कि एक्सपर्ट मिस्टर नितिन जैन का इस बारे में क्या कहना है। The major focus towards development, growth, private partnership, and middle class empowerment. The 3 major pillars for growth are agriculture, MSME, and investment. Major tax relief given for the middle class people. Massive capital investment being considered in infrastructure, power, and green energy. Export growth driven through BharatNet and new policies introduction. Expansion in digital economy, AI, and innovation funding. This budget is aimed to strengthen India's position as a global economic powerhouse. Keeping all that in mind, गवर्नमेंट ने छोटे मीडियम बिजनेसेस को भी ध्यान में रखा हुआ है। MSME की लिमिट्स ऑलमोस्ट डबल कर दी है। MSME का क्राइटेरिया, क्रेडिट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। नितिन जी, अब आप हमें ये समझाएं कि आपके की टेकअवेज क्या हैं इस बजट से। According to me, key takeaways for this particular budget was big push to agriculture, MSME, and investment to ensure high GDP growth. Major tax relief to the middle class, capital investments in infrastructure, power, and green energy. Major boost for export, including new policies and incentives to MSMEs. Last but not the least, focus policies and investments in digital economy, AI,
and innovation funding. The budget on an overall basis reflects growth-oriented, inclusive approach, participation of private firms, and strengthening India's position on an overall basis and come out as a global economic powerhouse. Nitin ji, we would request your expert comments on the relief given to healthcare, gig workers, tourism, hospitality, etc. गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सेक्टर में डे केयर कैंसर सेंटर्स बनाने को प्रमोट करा है इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल कर लिया है. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप करा है अंडर मुद्रा लोन फॉर होम स्टेज and special focus on Buddhist circuits and spiritual tourism. Nitin ji, we would request your expert comments on MSME and export sectors. गवर्नमेंट ने MSME सेक्टर को काफ़ी इंसेंटिव दिए हैं. MSME सेक्टर्स की टर्नओवर लिमिट्स ऑलमोस्ट डबल कर दी गई हैं. उनकी क्रेडिट गारंटीज भी डबल कर दी गई हैं. गवर्नमेंट ने न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2 करोड़ तक का लोन, स्पेशली वुमेन एंड SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए लोन फैसिलिटेट करवाया है. गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट करा है फॉर स्टार्टअप फंडिंग. Nitin ji, we would request your expert comments on that 12 lakh relief, the most talked about in the nation today. मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ दिया. 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है. TDS ऑन रेंट 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया है. तो जब से बजट अनाउंसमेंट हुई है, मध्यम वर्ग मिडिल क्लास में खुशी का माहौल है. जो इनकम टैक्स में एक अनाउंसमेंट आई है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कुछ टैक्स नहीं देना होगा. तो आइए इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लेते हैं. हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मिस्टर आलोक मिश्रा, जो कि फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाउंडर हैं और पार्टनर हैं ए मिश्रा एंड एसोसिएट्स में. आज के बजट में सरकार ने जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को सबसे बड़ी सुविधा दी है, वो 87A के रिबेट को 6 लाख से 12 लाख करके दिया है. इसका मतलब ये है कि 12 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है. लेकिन इससे ये कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि उनको ITR फाइल नहीं करना है. 87A की रिबेट तभी मिलेगी लोगों को जब वो अपना ITR फाइल करेंगे. इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि अगर किसी की इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा. यानी कि उसकी इनकम जो टैक्स स्लैब सरकार ने डिसाइड किया है कि 4 लाख तक की पे 0% टैक्स, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स और उसके बाद हर एक 4 लाख पे 5% टैक्स बढ़ा है, उनका टैक्स उसी स्लैब रेट से कंप्यूट होगा. तो जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा है, उनको कोई 87A का रिबेट नहीं है. अगर 12 लाख से कम है तो उनको 87A का रिबेट है, और 12 लाख रुपए तक जिस टैक्स स्लैब से में वो फॉल करेंगे उसके हिसाब से टैक्स कंप्यूट होगा और उतने के बराबर ही उनको टैक्स रिबेट मिलेगा. ये जो 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आई हैं TDS रेट्स और TDS स्लैब्स को लेके, थोड़ा सा इसके ऊपर हमारे दर्शकों को खुद बताइए, और अगर कोई सावधानी वाली बात है तो वो भी समझाइए. सरकार ने 2 और मेजर चेंज किए हैं इस बार, जो कि TDS के रेट में किया है और TDS के स्लैब में किया है. इस बजट में क्या आया है कि वो सीनियर सिटीजन्स जिनका इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए तक है, उन पे बैंक TDS नहीं काटेगी. पहले ये स्लैब 50,000 रुपया था. मतलब जिनको इंटरेस्ट इनकम 50,000 मिलता था,
उनका 10% टीडीएस बैंक करती थी 50,000 से ऊपर पे, और अब वो लिमिट 1 लाख हो गई है। तो 1 लाख तक के इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो टीडीएस कटता है, आप उसका क्रेडिट लेते हैं अपने साल के अंत में टैक्स लायबिलिटी से। तो वो सीनियर सिटीजन जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा है और उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट अलग से है, उनको ये ध्यान देना है कि साल के अंत में पे उनका टैक्स पेबल ना बचे, अदरवाइज उनको रिटर्न फाइल करते टाइम बड़ी हेवी टैक्स की लायबिलिटी आएगी और वो अनकंफर्टेबल होंगे उतना टैक्स पे करने में। तो सीनियर सिटीजन्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो प्रॉपर एडवांस टैक्स दे रहे हैं, अदरवाइज रिटर्न फाइल करते टाइम वो बड़े ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो। थैंक यू आलोक, बहुत ही अच्छे से हमको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेंटल इनकम को लेके है, जिसमें जो टीडीएस की लिमिट है वो 2.4 हुआ करती थी, जिसको कि अब 6 लाख कर दिया गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं। ऐसे ही इस बार के बजट में रेंटल इनकम पे टीडीएस में चेंज किया गया है। पहले ये 2,40,000 तक के रेंटल इनकम पे पेयर की कोई लायबिलिटी नहीं थी टीडीएस करने की। अब इसको इस लिमिट को बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। मतलब अगर आपकी इनकम 6 लाख की है रेंटल इनकम, उस पे आपका पहले 60,000 रुपया टीडीएस कट जाता था, अब वो 0 होगा। तो जब आप साल के अंत में अपनी रिटर्न फाइल करने जाएंगे और आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा है, उस केस में क्या होगा कि आपके ऊपर एक लायबिलिटी बनेगी, लेकिन आपका टीडीएस का अमाउंट ऑलमोस्ट निल रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है और आपका टीडीएस नहीं कट रहा है, तो आप हर एक क्वार्टर में अपना एडवांस टैक्स कंप्यूट करें और टाइम पे जमा करें उसको। ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा आपको एक्सप्लेन करने का कि किस तरह से बजट को आपको देखना चाहिए। बजट इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। अगर बेसिक्स हमको समझ में आते हैं, कमाई खर्चा उसका गैप, तो हम अच्छे से बजट को समझ सकते हैं। बजट में इनकम टैक्स के अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए, और अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में हमको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। और जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उन लोगों के लिए भी ये बजट को पढ़ना समझना महत्वपूर्ण है। जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हैं या जिन सेक्टर्स में गवर्नमेंट का ध्यान ज़्यादा है, उस तरफ आप लोग ध्यान दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी ये छोटी सी पहल आपको सिंपल शब्दों में बजट समझाने की एक नए नज़रिए के साथ पसंद आई होगी। हमारे एक्सपर्ट्स आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाए होंगे, और हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।